हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। स्कूल साथी पर मैं आपका मैथ्स मेंटर आशीष सागर फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th में जैसा कि हमारी क्लास 10th की मैथ्स चल रही है, तो हमने क्लास 10th की मैथ्स में अभी तक क्या कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इस चैप्टर में बताए गए जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना, जो कि सॉल्व नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एमपी बोर्ड में मुख्यतः कहां से क्वेश्चंस आते हैं, मुख्यतः ना बोलते हुए मैं बोलूं कि 100% क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो हमारी बुक के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए हुए हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे जो है क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। जहां तक बात रही सीबीएसई वाले बच्चों की, तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, उनके लिए अलग वीडियो रहेगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वह एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा हूं, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूं। दोनों ही मीडियम के लिए मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अभी जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए ज्यादा वक्त को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए इसको समझते हैं हम लोग, एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो बात है बेटा, उसको यहां पर हम लोग तोड़ करके इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है। ध्यान से सुनिए। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है बेटा जो एक और एक दो, जो जोड़े में हो, जो युग्म में हो। देखो यहां दिख रहा है युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो पेयर का मतलब हो गया हमारे पास, पेयर का मतलब हो गया युग्म, मतलब कि युग्म, और युग्म का मतलब होता है एक तरीके से किसकी बात चल रही है बेटा, जोड़े की बात चल रही है, जोड़ा। और जोड़ा का मतलब कितना बेटा, दो जोड़े, है ना। जोड़ा का सीधा सा मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर हम लोग दो जोड़े की बात कर रहे हैं, है ना। दो, एक और एक दो मिलाकर के युग्म बन जाता है, जिसको हम जोड़ा कहते हैं। फिर अगला हमारे पास जो है वो क्या है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है। अच्छा, तो यहां पर इसने बोला बेटा लीनियर इक्वेशन, मतलब जिसको हम लोग जो है हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, रैखिक समीकरण हम कहेंगे। जिसको हिंदी में हम क्या करेंगे, कहेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, लीनियर, है ना। देखो याद रखना, कहीं पे भी वर्ड लीनियर आता है इसका मतलब होता है ऐसा वेरिएबल, है ना, जिसकी पावर जो है वो 1 है, वेरिएबल की पावर 1। बेटा मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी हूं, क्या पढ़ाया हूं बेटा, मतलब कि पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ाया था। कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। फिर मैंने सेकंड नंबर आपको क्या पढ़ाया था बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्या बोले थे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। फिर हमने पढ़ाया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है ना। और चौथा नंबर पढ़ाए थे बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल है, जिसमें जो चर है, उसकी अधिकतम घात जो है वो 4 होती थी। तो यहां पर हमको क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब होता है यहां पर जो वेरिएबल होंगे, जो चर होंगे, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होंगी। तो यहां पर लिख देता हूं बेटा वेरिएबल की, है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा, वो है बेटा 1, है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर की अधिकतम पावर का मतलब होता है घात, ठीक है। चर की अधिकतम घात यहां कितनी होनी चाहिए, 1, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर हमको बेटा आगे क्या कह रहा है, तो देखिए इन टू वेरिएबल। अच्छा, तो यहां पर कह रहा है टू वेरिएबल कह रहा है, तो सीधी सी बात है, टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यहां पर दो वेरिएबल हैं, है ना। दो वेरिएबल मतलब कि यहां पर दो जो हैं वो चर हैं। दो चर का मतलब क्या हो सकता है, दो चर कुछ भी हो सकते हैं बेटा, एक्स और वाई हो सकता है, सीधी सी बात है ना। यू और वी हो सकता है, एस और टी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, दो चर कोई भी हो सकते हैं। तो हमारे पूरे इस चैप्टर का जो नाम है उसको हमने एक एक पॉइंट करके फॉर्म में पढ़ा, जो कि हमको क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो, है ना, दो आपको इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, और टू वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें दो वेरिएबल आने चाहिए, एक्स वाई आ जाए, यू वी आ जाए, एस टी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, दो वेरिएबल आने चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और समझिए यहां पर कि जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो हमको एक बात और ध्यान देना है कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाता हूं, आपको यहां दिखाई देता है, ठीक है।
तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं कि इक्वेशन में और पॉलिनोमियल, इक्वेशन और पॉलिनोमियल, यहां तक दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा समीकरण, ठीक है, समीकरण। और पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है बेटा? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। अब जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मैं मान लो कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो यदि मैंने यहां पर क्या लिखा, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वर्सेस लगा देता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक बात करें, अपने पास कोई भी रिलेशन है, जैसे कि मैंने लिखा ये x प्लस वाई है ना, और x प्लस वाई माइनस 2, ऐसे कुछ मैंने लिखा, x प्लस वाई माइनस 2 ऐसे लिख दिया। या फिर मैंने ऐसा लिखा, क्या लिखा, 4x टू दी पावर 3 माइनस 5x माइनस 6, ऐसे कुछ मैंने लिखा। इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं बेटा? इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ के आए हैं कि 2x की पावर 2 माइनस 5x और माइनस का 1, इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ के आए हैं, है ना। इस प्रकार का मतलब कि पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं। और अगर मैं इसमें इसी इक्वेशन में क्या करूं, देखो बेटा सेम इक्वेशन है, इसमें सेम मतलब अपने पास पॉलिनोमियल है, इसमें हम क्या करें, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई माइनस 2, अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं, जैसे यहां पर 5वें नंबर में यहां पर क्या लिखूं, 4x की पावर 3 माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू अगर मैं 0 लिख दूं, ठीक है। और थर्ड नंबर जैसे कि यहां लिखा है 2x टू दी पावर 2 माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू, मान लो मैंने 7, या मैंने इक्वेशन इक्वल टू करके कुछ भी लिख दिया, मान लो 5y ऐसे लिख दिया, ठीक है, 5y लिख दिया। तो ध्यान से सुनना, यहां पर दो चीजें हमारे पास आ रही है। दो चीजें कौन कौन सी आ रही है? एक हमारे पास ये आ रही है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं लिखा हुआ है, और एक ऐसा सेट आ रहा है जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सीधी सी बात है, ध्यान से समझ में आ रही बात है बेटा? तो मैंने क्या बोला, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है और यहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, और जहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण। देखो बेटा, इक्वल टू वर्ड से जो है, इक्वल टू जो वर्ड है उससे ही यहां पर वर्ड आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू। तो क्या बताया मैंने आपको कि आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब समीकरण और बहुपद में। सीधी सी बात है, आप इतनी सी बात याद रखो, यदि इक्वल टू का साइन अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे इक्वेशन, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम उसको क्या कह देंगे बेटा? पॉलिनोमियल, बहुपद कह देंगे। तो वैसे ही हमारे पास यहां पर जो चीजें आ रही है, तो हमारे पास क्या लिख रहा है बेटा? हमारे पास लिख रहा है इक्वेशन लिख रहा है, ये देखो इक्वेशन लिख रहा है मतलब समीकरण लिख रहा है, मतलब इक्वल टू का साइन होगा। टू वेरिएबल का मतलब होता है दो वेरिएबल होंगे x और y, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म मतलब होता है अपने पास दो इक्वेशन होगी। तो देखिए, जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, कुछ एग्जांपल है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर कुछ भी एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे ये लिखा 4x माइनस 5y इक्वल टू 3, ऐसे कुछ लिखा। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, 4s माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या लिखा हूं बेटा? लिखा हूं मैंने दो वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल है? x और y। यहां पर भी कौन सा वेरिएबल है? s और t, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये ध्यान से देखो। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तो है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? ये दोनों जो होंगे इन दोनों को हम क्या कहेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों हो गया। तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल बेटा? टू वेरिएबल। ये दोनों इक्वेशन को हम ऐसा बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ये इसकी अलग लीनियर इक्वेशन है, ये अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें x और y वेरिएबल है, इसमें s और t वेरिएबल, दोनों अलग अलग है,
ठीक है, बात सबको समझ में आ गई। अब हमको क्या पढ़ना है कि हमारे को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। हमको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है जितने भी अपने पास लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाली टू इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना सीखना है ना, उनको सॉल्व करना सीखना है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे कि इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो बेटा आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां पर देखो पॉलिनोमियल है इसलिए मैं यहां जीरो नहीं लगा रहा हूं। अगर मान लो यहां पर पॉलिनोमियल ना होके इक्वेशन अगर मैं ऐसा लिख देता तो मैं बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं बराबर जीरो अगर नहीं लिख रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि हर एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है ना, या इक्वेशन है, इनका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता होगा। उसी प्रकार हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है उसको हम समझते हैं, या क्या है उसको देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो देखिए, ये है बेटा a1x प्लस b1y है ना प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या है बेटा 0। तो यहां पर आप देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, पेयर ऑफ इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है पेयर है सर, क्योंकि दो इक्वेशन है मतलब पेयर है। अब सर लीनियर इक्वेशन है कि लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, तो देखो यहां भी मैक्सिमम पावर 1 वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, यहां पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहां पर भी 1 है ना। और इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है तो इक्वेशन है, सीधी सी बात है बेटा। और जहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर a1 b1 c1 क्या है, तो यहां लिखता हूं बेटा कि a1 कॉमा, जहां पर लिखता हूं a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2 कॉमा c1 और जो आपका c2 है, ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है हमारे पास कोफिशिएंट हैं। किसके किसके कोफिशिएंट हैं, तो a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं r कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का हिंदी मतलब होता है बेटा गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मतलब जो आपके चर हैं उनके क्या है बेटा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक हैं। तो यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं चर के गुणांक, चर के गुणांक है बेटा वो, ठीक है चर के गुणांक, ठीक है। कौन कौन है चर के गुणांक, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसको अपन आगे समझते हैं कि ये गुणांक से हमको क्या समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और समझना बेटा कि हमको क्या करना है इस चैप्टर में, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इनके सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें x और y की वो वैल्यू, जैसे मान लो टू वेरिएबल x और y हैं, तो x और y की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो उस समीकरण को क्या करे, उसकी पुष्टि करे। जैसे कि मान लो बेटा मैं यहां पर कोई एग्जांपल लिखता हूं है ना, कोई एग्जांपल मान लो लिख रहा हूं, मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं है ना, जो आप यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, तो मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, मैं काहे का एग्जांपल लिख रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लो लिखा बेटा 4x, या एक सिंपल सा लिखता हूं, मैंने लिखा x प्लस 2 x प्लस y लिख देता हूं, x प्लस y इक्वल टू लिखा मैंने 3, ऐसे लिखा। अब मैंने बोला कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहले आप देखो कि ये कौन सी इक्वेशन है, दोनों की पावर 1 है, मतलब ये है लीनियर इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन हो या किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू, जहां पर जैसे यहां पर x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे कि x और y की मैं क्या वैल्यू रखूंगी, 3 आएगा, तो आप बोलेंगे सर मैं x को 1 रखूंगा और y को अगर मैं 2 रख दूंगा तो 1 और 2 का आंसर भी 3 आ जाएगा। तो मैंने यहां लिखा कि इसका आंसर x का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है 1 और y का आंसर हो सकता है 2। 1 और 2 का भी जो सम है वो 3 आएगा, जोड़ने पर 3 ही आएगा। अगर मैंने बात किया बेटा, मैंने लिखा 3 और लिखा 0, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या लिखा बेटा
कि यहां पर लिख दिया बेटा 8 है ना, कॉमा मैंने लिख दिया 5, मतलब x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 5, तो 8 और 5 वैसे तो 8 माइनस 5 लिख देता हूं, है ना, 8 और माइनस 5, तो बेटा 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 बचेगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब ऐसे x और y की कितनी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। क्या बोला मैंने, ऐसे x और y की कितनी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं बहुत सारे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू है जिसपे वो इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई, तो ये सॉल्यूशन जो है उसको याद रखना। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में बेटा, हम पढ़ रहे थे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दिया हुआ है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, आइए देखो समझ लेते हैं। तो इसको आपको याद भी कर लेना है। क्या है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए अब हमको आगे क्या समझना है वो देख लेते हैं। तो बेटा मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूं, एक टेबल आपको याद रखना है इस चैप्टर में। हमको देखो ध्यान से सुन लो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है उसके सॉल्यूशन हमको बनाना है, उसके सॉल्यूशन समझना है। अब उसके जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में भी आपको बताना है और आपको इस चैप्टर में ग्राफ के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहली जो बात मैं स्टार्ट करूं कि इस चैप्टर में हमको जो है स्टार्ट करना है किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है उसके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको उस इक्वेशन पे पुट करने पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, उसको उसका सॉल्यूशन कहते हैं। सीधी सी बात है। तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है इस चैप्टर में। अब एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालोगे कैसे। तो एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए अपने पास 3 मेथड्स गिवन हैं इस चैप्टर में। वैसे तो बेटा 4 मेथड थे, 4 मतलब जो है अपनी विधियां थी, लेकिन 4 विधियों में से एक विधि को हटा दिया है। 3 विधि कौन कौन सी है, पहली है बेटा ग्राफिकल मेथड जिसको ग्राफीय विधि कहते हैं, दूसरा है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है बेटा अपने पास क्या बोल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि विस्थापन विधि और विलोपन विधि और ग्राफीय विधि 3 है। अभी अपन इसको ना पढ़ते हुए अभी जो बेसिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार बेसिक को फिर से देख ले बेटा। कि बेसिक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ये है सर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा ध्यान से सुनिए, मैं एक टेबल आपको बना रहा हूं, है ना। ये टेबल से अपने एमपी बोर्ड में, है ना, एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये टेबल में हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या बनाना है, उसको एक बार यहां समझ लेते हैं। तो हमारे पास देखो बेटा, सबसे पहले मान लो इक्वेशन में जो कुछ गिवन है, तो सबसे पहले अपने पास ये लिखा हुआ है कि a1/a2, है ना, तीन पॉइंट बनेंगे यहाँ। तो यहां लिखा मैंने a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं है, इसका क्या मतलब है सर, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा अभी मैं जो टेबल बना रहा हूं उसको आप लिख लो, है ना, उसको आप समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लाइंस की बात करूं कि लाइंस कैसे बनेंगी, है ना, आप बोलोगे सर ये कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा मैं वही बोल रहा हूं कि अभी आप इसको पहले लिख लो। इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें समझ में जाएगी कि सर किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अपने पास है बेटा सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। और अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, है ना, या फिर इनकंसिस्टेंट। अब आप बोलेंगे सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है सर, है ना, लाइंस और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये सब बेटा मैं अभी आपको समझाऊंगा, सब आपको क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास जो है बातें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बेटा कि a1/a2 का जो अनुपात है, मतलब जो रेशियो है, वो b1/b2 के अनुपात के बराबर है।
और जो कि बराबर है C1/C2 के, मतलब तीनों अनुपात बराबर है। तो इस केस में क्या होगा उसको अभी देखते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास, इसमें क्या है बेटा कि A1/A2 का जो अनुपात है वो B1/B2 के अनुपात के तो बराबर है, परंतु C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा रहे हो, फिर से वही बात है कि बेटा मैं आपको जो समझा रहा हूं अभी आप उसको समझ लीजिए बिल्कुल चुपचाप तरीके से, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको चुपचाप आप समझते जाइए, या अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने ये टेबल बना लिया। ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, यहां है बेटा सीरियल नंबर और यहां है बेटा रिलेशन, कि क्या रिलेशन है, ठीक है। और लाइंस का मतलब होता है रेखाएं, सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा सीधी सी बात है कि उसके क्या हल होंगे, है ना। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए अगर बेटा जब भी कभी ऐसे आ रहा है कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखते हैं अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं हिंदी में। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होगा। केवल एक हल का मतलब यह है x और y की केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। देखो यदि कोई इक्वेशन लिखी है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मैंने लिखा 2x - y = 6, मैंने बोला बताइए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन के तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन मैं एक ही इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूं कि यदि कोई दो इक्वेशन लिखी हुई है तो उन दो इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो x और y की कौन सी दो वैल्यू होगी जिसको वहां पुट करने पर हमारा जो है आंसर जो है वो उसको सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब इक्वेशन एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। अभी सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, आप इसको जो है लिखते चलिए बस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हल हो गया, ठीक। फिर यहां पर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो ये होगा बेटा कंसिस्टेंट, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। फिर अगला है बेटा कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर है, मतलब सभी बराबर हैं। तो लाइंस जो होंगी बेटा वो कैसी होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी, मतलब रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। और अगर हम बात करें कि कितने हल होंगे तो हम यहां लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बेटा बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल लिख देते हैं हिंदी में। तो यहां क्या लिख देते हैं, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो यहां पर भी ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि ये वाला अगर रेशियो आ रहा है, ये अगर आ रहा है, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। और समांतर अगर रेखाएं होंगी तो बेटा हम यहां लिखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं नो सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और कोई सॉल्यूशन मतलब यहां पे हम देते हैं, लिख देते हैं कोई हल यहां पर नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई बेटा। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है, ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टेबल को बहुत ध्यान से याद भी रख लो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप याद रख लोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये टेबल को जो है इस प्रकार से इसे बना देता हूँ, और याद भी रखना है बेटा इसको आपको, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये वाली बात कि मैंने क्या बोला कि यदि अपने पास A1/A2 का रेशियो क्या होगा, B1/B2 का रेशियो क्या होगा, ये सब रेशियो के हिसाब से हम लोग को जो है अभी समझना है। तो आगे देखिए, आगे मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि यहां पर एक्सरसाइज हमारे पास दी हुई है। ये एक्सरसाइज है बेटा, तो ये हमारी NCERT में
एनसीईआरटी में क्लास 10th की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है क्लास 10th के बारे में ही बात करेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, लाइंस कैसे होंगी कि लाइंस क्या पैरेलल होंगी, है ना, पैरेलल होंगी, या फिर लाइंस जो होंगी क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर जो होंगी लाइन कौन सी होंगी बेटा, कोइंसाइडिंग लाइन होंगी, कौन सी लाइन होंगी, है ना। इन तीनों लाइनों के बारे में बोल रहा है कि बताइए कि ये इक्वेशन आपको दी है, इस इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन होंगी, मतलब इस इक्वेशन से बनने वाली जो रेखा होगी, है ना, वो रेखा कैसे होगी। अभी हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, तो ग्राफी विधि से जब हम हल करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका जो ग्राफ बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, तो उसका ग्राफ हमेशा रेखीय बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो वो जो ग्राफ बनेगा, है ना, जो रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेगी, इन दोनों की पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइडिंग, तीनों में से क्या बनेगी। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हिंदी में आपको मालूम है जैसे कि पैरेलल को बोलते हैं समांतर रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और कोइंसाइडिंग मतलब समपाती रेखाएं होंगी। तीनों में से कौन सी रेखाएं होंगी अपने को पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, आइए उसको यहाँ पर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन है कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, परीक्षा में जरूर आता है, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि दो इक्वेशन दी हैं, उन इक्वेशन में लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी, तीनों में से कौन सी होंगी उसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उस गिवन इक्वेशन को, जो दी हुई इक्वेशन है, उसमें a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालिए। देखिए बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन, मतलब हमको क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया है बेटा, दिया है 6x - 3y, है ना। थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि उधर जगह बच जाए। तो यहाँ लिखता हूँ 6x - 3y प्लस का 10 बराबर 0। फिर दिया है बेटा 2x - y और प्लस का 9 बराबर 0। दोनों समीकरण को अपन क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बेटा, उससे कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग कर रहे हैं बेटा, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये है क्या बेटा, ये है अपने पास, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है इसका ये, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग मतलब होता है कंपेयर करना, कंपेयर करने को क्या कहते हैं कि तुलना करने पर, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। अगर आप इसकी इससे तुलना करोगे, इस इक्वेशन की इस इक्वेशन से तुलना करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, चलो यहां लिख देता हूं, आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना बेटा, x के साथ a1 है, पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करना आप लोग। तो x के साथ a1 है, यहां x के साथ कौन है, 6 है, इसका मतलब a1 का जो मान है वो 6 आ गया, a1 की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा, x के साथ 2 है नीचे वाली इक्वेशन में, और यहाँ x के साथ a2 है, तो यहाँ लिख दूंगा a2 का जो वैल्यू है, a2 का जो मान है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार b1 बता दो, अब बेटा फटाफट b1 बता दो और b2 बता दो, सोच लो थोड़ा सा कितना होगा, जब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर c1 बता दो बेटा और फिर c2 बता दो बेटा, ठीक है। देखो b1 क्या होगा, y के साथ जो लिखा है, यहाँ y के साथ लिखा है -3, साइन के साथ लिखना याद रखना, और यहाँ y के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1 हो जाएगा, 1 है। यहाँ बेटा 10 है तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होगा, आपको जो इक्वेशन देगा इसमें ये जो नंबर्स है ना बेटा, ये जो नंबर्स हैं जिनको हम कोफिशिएंट भी बोल रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं इनके x के और y के जो कोफिशिएंट हैं, ये आपको इस साइड ना दे करके इस साइड देगा। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 है, तो इधर भी आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आप ये बात ध्यान से समझ लेना।
तो अब बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको क्या करना है कि बताना है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडिंग है। तो इससे पहले वाली स्लाइड में हम चलें, तो यहां पर आपको दिख रहा है, देखो बेटा कि यदि बेटा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी, ये है तो कोइंसाइडिंग होंगी, ये हो तो पैरेलल होंगी। तो पहले हम इनको कंपेयर करते हैं, मतलब पहले इनका रेशियो निकालते हैं, पहले इनका अनुपात निकालते हैं, फिर खुद ही कंपेयर हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखिए तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं a1/a2 का रेशियो निकालो। तो आप बोलोगे ठीक है सर a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। a1 का वैल्यू है 6 और a2 का वैल्यू है बेटा 2, तो a2 का वैल्यू है 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मतलब आंसर a1/a2 का वैल्यू आएगा 3:1 आएगा। फिर हम लिखेंगे b1/b2, आप बोलोगे सर b1/b2 क्या है, तो b1 का वैल्यू है -3 और b2 का वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर आया 3/1, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। फिर आगे यहां है बेटा c1/c2, तो c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू है बेटा 10 और c2 का वैल्यू कितना है 9। अगर मैं इनको और कैंसिल करने जाऊं आगे तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे, तो मतलब आंसर 10/9 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अतः आप क्या लिखेंगे, हेंस आप क्या लिखेंगे कि जो a1/a2 है ना, तो आप यहां लिखेंगे अतः, है ना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, नाव का मतलब होता है अब, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a1/a2 का जो अनुपात है, a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर है, और जो कि c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं है क्योंकि c1/c2 का मान कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब अब ये जो कंडीशन आई है, ये कंडीशन किसके लिए है बताइए, तो आप बोलोगे सर ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, तो इसको याद रखना पड़ेगा बेटा कि ये कंडीशन किसके लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो के बराबर नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, लाइन्स जो होंगी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो के बराबर है और जो कि बराबर है c1/c2 के, तो लाइंस कैसे होंगी बेटा, कोइंसाइडिंग होंगी। और अगर नहीं होगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। यहां पर कौन सा होगा, नहीं है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। तो देख लीजिए आप, हमारे पास देखो इससे पहले जो हमने लिखा है, इससे पहले जो हमने एक टेबल बनाया उस टेबल में भी यही चीज लिखा हुआ है। क्या है बेटा टेबल में, देखो कौन सी वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली आ रही है, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर आपको और पूछेगा सॉल्यूशन कितने होंगे तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, फिर आपको पूछेगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो आप बोल दोगे कंसिस्टेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप इसको क्या बोलोगे कि जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, तो अपन यहां लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब आप बोलोगे सर हम इसको कैसे पता करेंगे, कैसे देखेंगे, तो बेटा इसको हम, है ना, ग्राफ पेपर में बना करके भी बता सकते हैं कि रियल में, एक्चुअल में जो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल आएगी, है ना। अभी मैं आपको जब ग्राफी विधि पढ़ाऊंगा ना, ग्राफिकल मेथड, उसमें मैं समझाऊंगा। चलिए, लाइन्स आर पैरेलल मतलब कि जो रेखाएं होंगी, तो मैं यहां लिख देता हूं रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर हैं। मतलब ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन आपको दिए हैं, इनसे अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ बनेगा उससे जो रेखाएं आएंगी, अब मैंने अभी आपको बताया वन वेरिएबल है, मतलब लीनियर लाइंस आएंगी, लीनियर मतलब कि सीधी रेखा आएगी, एक सरल रेखा आएगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी, तो वो कैसे होगी, क्या वो एक दूसरे को कट करेगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, या एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगी। तो बेटा आपको क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल। और पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, तो कहीं नहीं मिलती है, इनफाइनाइट में जाकर के मिलती है, ऐसा बोलते हैं। समझ में आई बेटा सबको मेरी बात, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है बेटा कि कितने सॉल्यूशन होंगे पूछ रहा है, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये सब चीजें जो है आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए इसको देखो, समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का है, फिर सीधी सी बात वही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 है, और कहाँ का है बेटा, ये है बेटा 3.1 3.1 एक्सरसाइज का हमारे पास है। इससे पहले वाले में मैंने 3.1 लिखा हूं ना, हाँ 3.1 है, ये भी 3.1 का है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने इसको सॉल्व किया है ना, फिर से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, हल लिखता हूँ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपने पास जो इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो सीधी सी बात हम यहाँ लिखेंगे कि जो दिया है तो 3x प्लस 5/3y। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर में लिखी है संख्या
उसको हमको इधर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा। जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही हमको करना पड़ेगा बेटा। तथा यहाँ लिखा है बेटा 9x माइनस 10y और प्लस 14 इधर आकर के हो जाएगा माइनस 14 माइनस का 14 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग है ना, विद किसके साथ कंपेयर करने हैं? तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे कंपेयर करने पर अब अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तब आपके पास क्या आएगा? अतः आप लिखोगे, है ना, अतः नहीं तो यहां पर हम यह लिखेंगे सो a1 का वैल्यू कितना आएगा? अभी मैंने समझाया था x के सामने जो लिखा है वो है 3/2। फिर मैंने बोला कि a2 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर नीचे वाली इक्वेशन में जो x के साथ लिखा हुआ है ठीक है। फिर मैंने बोला कि b1 का वैल्यू कितना आएगा, है ना। एक काम करें बेटा, इसको अलग कलर के पेन से लिख ले तो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अलग कलर की पेन से लिखते हैं। कौन सी कलर की पेन अभी यूज नहीं हुई है? यहाँ रेड कलर। आइए रेड कलर से लिख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? a1 का वैल्यू कितना होगा? a1 का वैल्यू आपने बोला सर 3/2 होगा। फिर मैंने बोला बेटा a2 का वैल्यू होगा, आपने बोला सर ये जो सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है ये होगा। फिर मैंने बोला b1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर b1 का वैल्यू 5/3 होगा। फिर मैंने बोला b2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 10 हुआ। सर साइन याद रखना है बेटा, साइन को ध्यान से करना है। c1 का वैल्यू क्या होगा? -7 और c2 का वैल्यू कितना होगा? -14। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब अपन क्या करेंगे? इनका वही बात है, अनुपात निकालेंगे कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर है या नहीं और क्या होगा। तो आइए यहाँ हम हल करते हैं। तो यहाँ लिख रहा है बेटा a1/a2 का अनुपात निकालो, है ना। a1/a2, a1 कितना है? 3/2, a1 है 3/2, है ना। और उसके डिवाइड में है बाई a2, तो होल डिवाइडेड बाई a2, मतलब यहाँ 9 लिख दिया। अब देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और आपको मालूम है अगर पूर्ण डिवाइड में होल डिवाइडेड में है तो 3/2 ये पलट जाता है। 1 चले जाएगा 3 के साथ और 9 आ जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा ये। और इनको अब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आंसर आएगा? 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? b1/b2 करेंगे, है ना। b1 का मान कितना है? b1 का मान ये है, कितना है बेटा? 5/3 होल डिवाइडेड बाई। b2 का मतलब मान कितना है? -10, सेम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम क्या करेंगे? 5/3 लिखेंगे और ये होल डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर है वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। इनको हल करो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, -6। अब आप देखो बेटा, कभी भी a1/a2 और b1/b2 निकालना और उसके बाद फिर सोचना कि हम लोग इसके बाद क्या करें। तो यहाँ आप देखो a1/a2 का मान इतना है, b1/b2 का मान इतना है। आप बोलोगे सर ये तो बराबर है। बेटा बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें धन का चिन्ह है, सॉरी इसमें धन का चिन्ह है और इसमें ऋण का चिन्ह है, तो बराबर नहीं है ये तो सीधी सी बात है। आप क्या लिखोगे? अतः क्या होगा कि a1/a2 का जो अनुपात है, यहाँ लिख दे रहा हूं a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। पहली कंडीशन आ गई। और जब कभी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग, और यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट। मैं तीनों लिख दे रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन में पूछ ले आप वो बता देना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हेंस जो होगा लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर कैसे होंगी बेटा? सीधी सी बात है, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। और कितने सॉल्यूशन होंगे? तो सीधी सी बात है, आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो अभी हमने टेबल पढ़ा था। फिर हमको कह रहा है कि बताइए कि और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आप बोल देना कि ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब संपाती यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको मालूम है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में तो आप समझ में इतना आता है, इससे पहले जो मैंने लिखवाया। तो यही सीधी सी बात है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में जो पूछेगा हम बता देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म,
मतलब आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, उनको कैसे, मतलब जो चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है वो चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो बेटा सीधी सी बात है कि मैंने समझाया कि दो इक्वेशन होंगी जिसमें दो वेरिएबल होंगी, है ना, क्योंकि दो इक्वेशन क्या होगी क्योंकि पेयर बोला है ना, उसमें दो वेरिएबल होगा, बोल भी रहा है बेटा टू वेरिएबल, इक्वेशन बोल रहा है मतलब कि इक्वल टू का साइन होगा, और बोल रहा है लीनियर मतलब पावर 1 होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया। याद रखना कि a1x + b1y + c1 = 0, और उसी प्रकार से दूसरे वाले की बात है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास टेबल है, ये टेबल को बहुत ध्यान से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करें कि हमारे पास हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। फिर उससे पहले मैंने कुछ और ही बात बताया था कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है उस इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे कि यहां पर मैंने जो है वो लिखा था, है ना, जैसे कि ये देखो यहां पर लिखा था कि x और y की वो वैल्यू जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा इस इक्वेशन को। तो अगर कोई एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, उसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर पेयर है इक्वेशन का तो उसके कितने सॉल्यूशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन है पेयर के, उसके लिए आपको इसको जो है ये टेबल को लर्न करना पड़ेगा। ये टेबल आपके पास गिवन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको आगे समझाया। अब हमारे पास क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आगे हमको पढ़ना है क्या बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब कि हमारे पास जो समीकरण है उसके हल। तो मैं यहां लिखा हूं कि जो समीकरण के हल है हमको क्या करना है, तो यहां लिखेंगे समीकरण के हल। समीकरण के हल का मतलब होता है x और y की वैल्यू। तो यहां पर लिखता हूं समीकरण का मतलब होता है x और y, इन दोनों की वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी। इन दोनों समीकरण के सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि x और y की वो वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अगर पेयर बोल रहा है तो दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो बेटा हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। भैया जब x और y की वैल्यू निकालना है तो कुछ ना कुछ तरीका तो होगा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके अपने पास दो मेथड हमारे पास गिवन है। कौन कौन से, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। कौन कौन सा मेथड बोला बेटा मैंने, तो सबसे पहले मैंने बोला बेटा ग्राफिकल मेथड, है ना। तो हमारे पास 3.1 जो एक्सरसाइज है ना, उस 3.1 एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड दिया है, और उसके बाद 3.2 जो है 3.3 है उसमें अलजेब्रिक मेथड दिया हुआ है। अब अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास दो मेथड है बेटा। अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है बेटा, एलिमिनेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन। तो हम जो है बेटा पहले हम सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है हम एलिमिनेशन को पढ़ेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन को फिर उसके बाद एलिमिनेशन को। बेटा इसको भी अपन बॉक्स में बंद कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा बड़ा बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के थ्रू हमको इसको पढ़ना है। तो हमको जैसा कि मेरा क्या पढ़ाने का तरीका रहता है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले आपको जो है सब्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, फिर आपको एलिमिनेशन पढ़ाता हूं, और फिर उसके बाद जो है ग्राफिकल पढ़ाता हूं, क्योंकि ग्राफिकल थोड़ा सा आपको टफ लगता है। मैं जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं तब मैं ये देखता हूं कि बच्चे जो हैं वो ग्राफिकल मेथड से बहुत डरते हैं। ग्राफिकल मेथड से डरते हैं तो इस चैप्टर से फिर उनको क्या है, हेट होने लगती है, नफरत होती है कि यार ये चैप्टर अच्छा नहीं है, टफ हो रहा है, जो भी। लेकिन मैं इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाता हूं कि पहले इजी चीज पढ़ाता हूं, कि पहले अगर मैं इजी चीज पढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात है बेटा कि वो चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा कि यार लगेगा हमसे बनने लग रहा है, और अगर हमसे बनने लग रहा है इसका मतलब हमसे ये जो है चैप्टर बन जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक बार अगर आपका माइंडसेट हो गया कि ये चैप्टर तो मेरे से बन जाएगा तो रियल में वो चैप्टर आपसे बन जाएगा। और एक बार माइंडसेट खराब हो गया कि यार ये चैप्टर हमसे बनता ही नहीं, तो फिर वो आप कितनी मेहनत कर लो आपसे नहीं बनेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसको हम बोल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा विलोपन विधि। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि, तो यहां मैंने लिखा विलोपन विधि, ठीक है, और यहां लिखा प्रतिस्थापन विधि। आप बोलोगे सर ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब होता है, तो सीधी सी बात है बेटा ग्राफिकल मेथड तो ग्राफीय विधि ही कहेंगे, ये तो हिंदी में भी सेम है कि ग्राफीय विधि, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। तो बेटा सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना समझाता हूं। देखिए एक्सरसाइज में 3.2 करा रहा हूं, आप बोलेंगे सर एक्सरसाइज 3.1 कब कराओगे, एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया हूं, अब उन क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्व करना है। अब जो बच गए हैं वो ग्राफिकल मेथड से हैं, तो ग्राफिकल मेथड वाले को मैं
सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बाद पढ़ाऊंगा। तो अभी क्या पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं पढ़ाने वाला सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि। तो यहां मैं लिख देता हूं कौन सी विधि, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं कौन सी विधि को, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमारे पास क्या क्या है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हल करने के लिए सीधी सी बात है, कौन से कलर का पेन का उपयोग करें बेटा, व्हाइट कलर ही अच्छा लगता है, ब्लैक में व्हाइट अच्छा लगता है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सीधी सी बात है, जो मैं पहले तरीका समझा रहा हूं उसको समझते जाइए, फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको लिखो, s माइनस टी बराबर 3, गिवन इक्वेशन। अब ये जो दिया है ना बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो जरा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये जो दिया है इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो s/3 प्लस t/2 है इक्वल टू 6 है। आप क्या करो बेटा, यहां से इनको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, पर फिर भी आप इसको क्या करो, थोड़ा मतलब डिवाइडेड बाई में, तो डिवाइडेड बाई को हटाने की कोशिश करो। तो बेटा 3 और 2 का सबसे पहले एलसीएम निकालो। आपको मालूम है कि 3 और 2 का जो एलसीएम होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अब 3 का पहाड़ा, 3 का भाग जो है 6 से देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और उसका एस से हो जाएगा तो 2s, ऐसे आपने पढ़े हैं बेटा। प्लस यहाँ पर है t और ये है 2, तो बेटा 6 को 2 से भाग लगाओ तो कितना हो गया, 2 तिया 6, और 3 का गुणा t से करेंगे तो 3t, और बराबर कितना हो जाएगा 6 है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बराबर क्या हो गया बेटा 6 हो गया। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब ये जो 6 है और ये जो 6 है, ये 6 इधर जा करके इंटू हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2s प्लस 3t बराबर, ये डिवाइडेड बाई में है, इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 6, और 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो मतलब हमारे पास आंसर आया 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी बना सकते थे, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अब सीधी सी बात है, मैं आपको एलसीएम के थ्रू बता दिया, तो एलसीएम के थ्रू समझ लीजिए। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, 2 समीकरण है, इसको कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन क्या मतलब होता है, विस्थापित कर देना, मतलब एक की जगह दूसरे को रख देना, एक में से वैल्यू को जो है अपने को निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अब सर किसकी वैल्यू निकालो, या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो, जिसकी भी वैल्यू निकालो। तो जनरली बच्चे क्या सीखते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं और उसको वहां पे रख देते हैं। चलो, तो इन दोनों इक्वेशन में से जिससे भी आपको निकालना है उससे निकालने की कोशिश करें। अब आप थोड़ा सा अपना यहाँ लॉजिक भी लगाएं, थोड़ा सा इसको समझे भी कि सर ये बताइए दोनों इक्वेशन में एक इजी इक्वेशन देखना कि कौन सी इक्वेशन इजी है। तो आप देखें ये वाली और ये वाली, इसमें से वाली इक्वेशन इजी है, तो इसमें से या तो t निकाल लो या तो s निकाल लो और उसको यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है कि समीकरण नंबर 1 इजी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने लिखा, ये देखो क्या इक्वेशन नंबर 1, s माइनस टी बराबर कितना है बेटा 3। चलो इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, हाँ, तो लिखता हूं s माइनस टी इक्वल टू कितना है बेटा, इक्वल टू है 3। अच्छा, तो बताइए फिर यहां पर अपने पास s की वैल्यू निकालें या t की, जो आपकी मर्जी आप वो निकालो। चलो मैं s निकालता हूं, तो मैंने क्या किया, s बराबर t माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो बेटा, इस इक्वेशन नंबर 3 को कहां से निकाले हो, इक्वेशन नंबर 1 से निकाले हो तो इक्वेशन 3 आया है। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर जो 3 आया है, इस इक्वेशन नंबर 3 को यहां पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण यहां लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग किसको बेटा, वैल्यू ऑफ s, है ना, इन कहां पर बेटा, इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, मतलब कि प्रतिस्थापित करो। तो क्या लिखोगे,
समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा s है धन 3t है बराबर 36 है। तो यहाँ वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 गुणा s है, अच्छा s का मान कितना है, ये है, कितना है 3 प्लस t है ना, और प्लस यहाँ पर क्या है 3t बराबर कितना है बेटा 36। अब 2 का गुणा 3 से करो, 2 तिया 6 प्लस 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2t हो जाएगा प्लस, और ये 3t पहले से है बराबर हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5t, और ये 36 का 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा 30, और ये 5 इसके साथ गुणा में था तो इधर आकर के भाग में डिवाइड में हो जाएगा। 5 एकम 5 5 एक्का 30, 5 एकम 5 5 एक्का 30, मतलब t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, एक वेरिएबल मिल गया। अब इस एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर रखो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास दूसरा वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि इक्वेशन मैंने आपको बनाना सिखाया हूँ, मतलब इक्वेशन जो दिया है उसे सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाना है। तो समीकरण नंबर 3 में t का मान रखने पर, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 में t बराबर क्या करने पर 6 प्रतिस्थापित करने पर, चलिए बेटा करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा s इक्वल टू, क्या हो जाएगा s इक्वल टू, है ना 3 प्लस t है तो 3 प्लस t है। अच्छा t का मान कितना है, t का मान आ गया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 6 है ना, कितना आ जाएगा 6 मतलब 9 हो जाएगा। s का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, अतः आपके पास s का वैल्यू 9 और t का मान 6 हो गया। ये दो सॉल्यूशन आ गए। ये दो सॉल्यूशन आपको क्या बता रहे हैं, ये दो सॉल्यूशन आपको क्या बता रहे हैं कि s का मान 9 और t का मान अगर 6 रखेंगे इन दोनों इक्वेशन में तो जो है ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा, ये इसको क्या है संतुलित कर देगा, संतुष्ट कर देगा। देखो बेटा कर रहा है कि नहीं, यहाँ रखो जरा 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ पर देखो बेटा करके देखो कितना आएगा, s का मान रखो कितना 9, तो 9/3, 3 तिया 9 तो 3 आ गया, धन t का मान कितना है बेटा 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो भी दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया। बात सबको समझ में आ गई। क्या करना है देखो फिर से एक बार समझ लो, जो भी आपको समीकरण नंबर दिया है 1 और समीकरण नंबर 2, कभी कभी समीकरण नंबर 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेट देगा जो कि यहाँ पर है, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, इस फॉर्म में ला लेना। फिर उसके बाद क्या करना, समीकरण 1 या समीकरण 2 को क्या करना, थोड़ा सा विचार करना, उसके बारे में थोड़ा सोचना कि यार दोनों में से इक्वेशन इजी कौन सी है। तो जैसा हमने बोला कि यहाँ समीकरण नंबर 1 इजी है, तो वहां से या तो बेटा x की वैल्यू निकालो या y की, जैसे कि यहाँ पर s और t था, या तो s निकालो या t, आप यहाँ से t भी निकाल सकते थे या s निकाल सकते थे, तो मैंने s निकाला। अब जो s आया है समीकरण नंबर 1 से जो वैल्यू आई है उसको समीकरण नंबर 2 में रखो, और समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद सॉल्व करो तो हमारे पास दोनों का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3.2 एक्सरसाइज में जो दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है, और 3.1 में जो दिए हुए हैं है ना बेटा, 3.1 का जो क्वेश्चन मैंने कुछ कराया इनको आपको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।